दोस्तों स्वागत है आप सबका। इसके पहले हम लोगों ने जो है आपका जो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत ये हमने कर रखा है। अब आगे हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक किसे कहेंगे? तो जिस काल में लिखने की शैली का विकास हुआ ही नहीं था, यानी प्रागैतिहासिक काल में कोई लेखन शैली का विकास ही नहीं हुआ था। उस समय किसी को लिखने नहीं आता था, तो हो गया प्रागैतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल में यानी कि वो लोग लिखने की कला तो जानते थे, लेकिन हम उस कला को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लिपि, जो भाव चित्रात्मक लिपि है, उसको हम जो है अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो आ जाएगा आधे ऐतिहासिक काल में, यानी कि लेखन शैली उपलब्ध है, हम पढ़ने में असमर्थ हैं। अब बात आता है तीसरा इतिहास, यानी लेखन शैली भी है और हम इसको पढ़ भी पाए हैं, और ये सारा चीज़ किस में आ जाएगा? इतिहास में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं हम। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि अभी मैंने बताया, आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तो यह आ जाएगा किस में? आधे ऐतिहासिक काल में। और सेम एज इट इज़ देखेंगे यहाँ पे, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। और जब लिखित रूप में उपलब्ध है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही सब चीज़ें अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बस 3 भागों में बांट दिए और आगे अब हमें पढ़ना है। खैर, यहाँ पे देखते हैं, पुराने ज़माने में अलग अलग संस्कृतियाँ थी और अलग अलग संस्कृतियाँ अलग अलग बर्तनों का प्रयोग करती थी। अब बर्तन का क्यों बात करते हैं सिर्फ बर्तन का? क्योंकि खुदाई से हमें सिर्फ यही मिला है बर्तन, और उसमें भी हम कलर देखते हैं कि कौन सा, तो कलर से हमें पता चलता है कि वो संस्कृति कौन सी थी। जैसे मालवा, ठीक है, मालवा में देखिए आपका ल ज़्यादा है ना, ल, तो यहाँ पे काला लाल, ठीक है, तो ऐसे लिंक कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसान हो। मालवा, काला और लाल जो है बर्तन। बुर्जोहोम की बात करेगा तो धूसर हो जाएगा। जख्म कहीं भी चोट लग जाता है तो क्या होता है? लाल पड़ जाता है, तो जोखे का क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है। और दक्षिण नवपाषाण की बात करेंगे तो दक्षिण के लोग आज भी क्या हैं? ज़्यादा विकसित हैं। ठीक है, केरल का देखिए शिक्षा में जो है 1 नंबर पे है। तो यही जो है दक्षिण नवपाषाण का क्या कीजिएगा? चमकीला धूसर, एक तरह का लिंक करने के लिए नहीं कहता है कि जुगाड़, ताकि याद रहे। ठीक है, तो दक्षिणी नवपाषाण का चमकीला धूसर हो जाएगा। आप पूर्वी नवपाषाण, पूर्व में कौन सा है? भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर से भूरा लाल। ठीक है, तो पूरब में ही क्या है? पूर्वी नवपाषाण का क्या हो जाएगा? भूरा लाल हो जाएगा। तो इस तरह इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे अब ये क्या किया है, इस पूरे चैप्टर में 1 लाइनर दे दिया है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का जो है कुछ ज़्यादा ब्यौरा यहाँ पे नहीं दिया है, टू द पॉइंट दिया है जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं? ज्ञानी मानव का साइंटिफिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है, और इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण युग। ठीक है, इसके मानव का जीविका का पूर्व पाषाण युग में या फिर पूरा पाषाण काल में मानव का यानी इंसान के जीविका का मूल मुख्य आधार क्या था? जैसे आज के डेट में जो है, अगर कृषि सामाजिक कृषि पे हम लोग जैसे कृषि करते हैं तो कृषि प्रधान है। ठीक है, तो वैसे ही उस समय मुख्य आधार क्या था? शिकार था, यानी कि शिकार लोग करते थे और खाते थे। ठीक है, तो शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। यानी यही जो है, मनोरंजन करना है तो चलो शिकार करें, जीविका पेट में भूख लगी है तो चलो शिकार करें, यानी हर चीज़ का क्या है? पूर्व पाषाण युग में शिकार करें। ठीक है, आग का आविष्कार, अब शिकार करके आ गए तो जाहिर सी बात है कि शिकार को पका के खाएंगे ना, कच्चा तो खाएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। तो इस तरह से जो है आप लिंक कर लीजिएगा कि आग का आविष्कार तभी हुआ है जब आपका जो है शिकार जब उस समय आधार था। ठीक है, अब देखेंगे पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। अब इसको लिंक करेंगे कि कैसे नवपाषाण, जैसे पूरा पाषाण काल से 2 ही चीज़ याद करना है कि उनका मुख्य आधार क्या था? शिकार, और आग का आविष्कार कब हुआ है? तो आपका पूरा पाषाण काल में। अब बात करते हैं नवपाषाण काल में, आपको 3-4 चीज़ें याद करनी है। पहली चीज़ें जो हैं, आप ये ध्यान रखिए, अगर कहीं भी आप अस्थायी जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं भी कृषि स्टार्ट करते हैं, कृषि अगर आप स्टार्ट करते हैं कृषि, तो कृषि अगर कहीं भी खेत वगैरह है, खेत खलिहान, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा साल भर, जब तक अन्न जो है उत्पादन, अन्न जो है यानी कि जो है नहीं कहता है कि
जो आपका धान जब तक जो है खेत से काटने लायक ना हो, या फिर गेहूँ काटने लायक ना हो, या फिर कोई भी अनाज जो है खेत से काटने लायक ना हो, आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो कृषि जब आप कर दिए तो आपको अस्थाई रहना पड़ेगा। अस्थाई वहाँ पे अगल बगल कहीं ना कहीं जो है एक अपना जो है आशियाना या फिर एक सभ्यता का विकास करना पड़ेगा, एक जो है आप कस्बे का निर्माण करना पड़ेगा, आप ये कह सकते हैं। तो अस्थाई जीवन का भी विकास कब होगा? अस्थाई जीवन का भी विकास जो है आपका तभी होगा जब कृषि का विकास होगा। क्यों? क्योंकि कृषि का एक दूसरे संबंध है। और जब अस्थाई जीवन हो ही गया और कृषि से तो अन्न उत्पादन होगा। अब अन्न को वहाँ से खेत से घर तक लाने के लिए आपको किसका आविष्कार करना पड़ेगा? पहिए का। ठीक है, पहिए का। आज साथ में एगो कुत्ता भी रहना चाहिए ना जी, तो कुत्ता भी रहना चाहिए, जो है कुत्ता भी रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है कुत्ते को पालतू बनाया गया है। ये भी जो है आपका 995। पहिए का आविष्कार 995, अस्थाई जीवन 995, और कृषि का जो है प्रचलन कब हुआ? तो ये भी 995 हुआ। इसके पहले क्या था? इसके पहले जो है शिकार ही मनोरंजन के साधन थे, शिकार ही जीवन का मुख्य आधार था। ठीक है, जीविका का मुख्य आधार था। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अब मनुष्य में अस्थाई जीवन के प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई, जैसा कि वही मैंने बताया था। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे जो है तांबा, ठीक है, तो सबसे पहले ताम्र युग आया था, ताम्र युग आया था। अब तांबा से ज़्यादा मजबूत क्या होता है? कांसा। ठीक है, कांसा होता है। और कांसा कैसे बनता है? तो टीन के साथ जब आप क्या मिला देंगे, ठीक है, टीन के साथ जब तांबा आप मिला देंगे, टीन के साथ अगर तांबा का मिश्रण कर देंगे तो कांसा तैयार हो जाता है। और ये तांबे के कुल्हाड़ी से ज़्यादा मजबूत होगा कांसे की कुल्हाड़ी। और उस समय ध्यान रखिए कि उस समय आपको जो है चारों तरफ जंगल ही जंगल, ठीक है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो कहीं भी अगर आपको आशियाना बैठाना है तो जाहिर सी बात है कि अगल बगल के जंगलों को काटना पड़ेगा आपको। और काटने के लिए मजबूत से मजबूत जो है आपका अस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना तांबा से ज़्यादा मजबूत हुआ कांसा, तो थोड़ा सा और विकास हुआ। अब इसके पास से लोहा आ जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे 800 ईसा पूर्व में जब लोहे का खोज होगा, उसके बाद से आप देखेंगे बड़ी बड़ी सभ्यता का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक हम ऐसे ही लेके चलते हैं। तो तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार जो बनाया गया तांबे का, तो वो कौन सा था? वो था आपका कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? अतिरमपक्कम से मिला है। ठीक है, अतिरमपक्कम से मिला है। स्थान याद रखिएगा। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रागैतिहासिक अन्न, प्रागैतिहासिक यानी कि जो है प्रागैतिहासिक काल में जो अन्न उत्पादक स्थल था वो था आपका मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो अभी आधुनिक जो है पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है वो है आपका गेहूं एवं जैव। गेहूं क्या थी? पहली फसल, एवं जैव थी। ठीक है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पूछेगा तो चावल हो जाएगा। दोनों को जो है अलग अलग कर लीजिएगा आप अच्छे से। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ अभी हमने देखा कि मेहरगढ़ कहाँ है जी? तो मेहरगढ़ ही जो है आपका पश्चिमी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। और वहीं से कृषि का प्रथम उदाहरण मिलता है। अब बात करेगा कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और यहीं से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि उस समय लोहे का तो आविष्कार हुआ नहीं है। ठीक है, तो उस समय अधिकांश औजार किसके बने हैं? तो स्फटिक यानी पत्थर के बने हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की गई है। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो है जितने भी औजार ज़्यादातर मिले हैं वो पल्लावरम नामक स्थान पर सर्वप्रथम यहीं से मिला है। ठीक है, पूरा पाषाण कलाकृति की खोज यहीं पे पल्लावरम में हुई है। आगे देखते हैं मध्य पाषाण। अब मध्य की बात करेंगे तो भारत के मध्य में क्या है? तो विंध्य क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पे भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में CL कार्लाइल ने कहाँ दिया? विंध्य क्षेत्र में। और विंध्य क्षेत्र भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। तो भारत का मध्य जो है वो है आपका विंध्य क्षेत्र, क्योंकि विंध्य के जब आप उत्तर में जाइएगा तो उत्तर भारत स्टार्ट हो जाता है, विंध्य के दक्षिण में जाइएगा तो दक्षिण भारत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो विंध्य क्या है? मध्य में है। और यहीं से आपका क्या मिलेगा? यहीं से आपका लघु पाषाणोपकरण मिला है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं।
तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल से, जैसे कि आपका पूरा पाषाण काल से आपको दो चीज़ें याद करना था। पहला चीज़ ये कि यहाँ से जो है आपका आग का आविष्कार, शिकार याद रखिएगा कि शिकार जो है मुख्य साधन था। पल्लावरम नामक स्थान से जो है एक स्थान याद रखिएगा, पल्लावरम, ठीक है। और साथ में रॉबर्ट ब्रूस फुट को याद रखिएगा, जिन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण कालीन जो है औजारों की खोज की। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब मध्य पाषाण काल से 4-5 बातें। पहली कि 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल ने कहाँ से निकाला मध्य पाषाण उपकरण, तो ये विंध्य क्षेत्र से निकाला है। मानव अस्थि पंजर कहाँ कब मिले हैं, तो ये मध्य पाषाण कालीन ही मिले हैं। पूरा पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर अभी तक नहीं मिले हैं। तो मानव अस्थि पंजर जो है ये मध्य पाषाण काल वाले जो मानव थे उनके ही अस्थि पंजर मिले हैं। मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है कौन सा, तो मानव अस्थि पंजर। अब आगे देखते हैं नव पाषाण कालीन का। तो नव पाषाण कालीन में जब जाहिर सी बात है कि अगर कोई अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगेगा, अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, फिर 100, 1000, तो एक सभ्यता का विकास हो जाता है। तो नव पाषाण काल में ही क्या होगा, एक सभ्यता का विकास होगा। यानी कि कृषि भी कब आएगा, कृषि भी आपका नव पाषाण में। अस्थाई जीवन भी क्या हो जाएगा, अस्थाई जीवन भी जो है आपका नव पाषाण में। आपका बात करेंगे यहाँ पे पहिया, पहिए का आविष्कार कब होगा, नव पाषाण में, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है नव पाषाण। सभ्यता का विकास कब होगा, नव पाषाण में, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो है। नगर की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, नगर यानी कि जो है आपका सिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला सिटी, सिटी किसको बोलेंगे, नालों की सही व्यवस्था हो, सड़क बना हो, ठीक है, तो वो सब सिटी में आ जाएगा। तो नगर जो थे, पहला प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब देखिए वन लाइनर इधर उधर से दिया हुआ है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार पूछा है कि श्वेतभ्रुक गिबेन भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। पूछ देता है कि भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कवि कौन सा है, तो ये है आपका श्वेतभ्रुक गिबेन हो जाएगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से था। और इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की कहाँ की जो है बस्ती थी, तो ये थी आपकी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो है सबसे बड़ी ताम्रपाषाणी युग की जो है सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव थी, ठीक है, जिसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से था। भारत में शिवालिक, आप शिवालिक देख रहे हैं जो है आपका हिमालय का जो है, हिमालय में आप जब आप चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हिमालय में, काराकोरम आएगा। काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा, लद्दाख के बाद जास्कर आएगा, ठीक है। जास्कर के बाद क्या आएगा, जास्कर के बाद आएगा आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद आएगा आपका धौलाधर, और धौलाधर के बाद आएगा आपका शिवालिक, ठीक है। हालांकि ये हम लोग जो है ज्योग्राफी अच्छे से करेंगे, तो जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये क्रमवाइज से है। तो यहीं पे है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ी से ही जीवाश्म का प्रमाण मिला है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अब, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए जो है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका जो है आपका शैलचित्र, यानी कि अंदर कुछ गुफा है, भीमबेटका के जो गुफा हैं उसके अंदर जो है शैल यानी कि पत्थर पे चित्र उड़े गए हैं, यानी पत्थर पे चित्र बनाए गए हैं। तो वह ये प्रमाण हमें भीमबेटका से मिलता है, ठीक है, ये प्रमाण हमें भीमबेटका से मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है, नर्मदा घाटी से। आपको पता होगा एक पुरानी कहानी आप सुने होंगे, पौराणिक कहानी है, जैसे राम लक्ष्मण का है वैसे ही सहस्त्र अर्जुने का भी जो है आप कहानी सुने होंगे, ठीक है। सहस्त्र अर्जुने का भी जो है आप कहानी सुने होंगे। और सहस्त्र अर्जुन ने नर्मदा की पानी को क्या कर लिया था, अपने हाथों से रोक लिया था, ठीक है, सैकड़ों हाथ थे ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो कहानी है बस, और क्या, लिंक याद करने के लिए थोड़ा सा आसानी रहेगा कि वहीं से जो है मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी से मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी नाम क्या है, रिजले। रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण, वैज्ञानिक आधार पर पहली बार प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया है, रिजले ने, ठीक है। और रिजले कौन थे, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करते हैं।